दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले पर एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि निकाय चुनाव में मिली जीत को व्यापम घोटाले पर जनता की क्लीन चिट कतई न माना जाए। तीसरी और आखिरी तस्वीर रायपुर की है, जहां झीरम घाटी हमला मामले में बनी न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाया जा रहा है। खबर है कि आयोग ने अभी हादसे पर सरकार की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण ही नहीं किया है। सतना के मैहर से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस विधायक का भविष्य तय हो गया है। नारायण त्रिपाठी ने मैहर में एक बड़ी जनसभा में सीएम के सामने ऐलान कर दिया कि वे कांग्रेस छोड़ चुके हैं और विकास के लिए बीजेपी में आए हैं। मंच से सीएम शिवराज ने भी कांग्रेस को विकास विरोधी बताते हुए जमकर हमला बोला और कहा कि विपक्ष का व्यापम अस्त्र निकाय चुनाव में पूरी तरह से फेल हो गया है। कुछ इसी अंदाज में मैहर में बड़ी जनसभा के सामने सीएम शिवराज ने जनता से मोहर लगवाकर कांग्रेस विधायक नारायण त्रिपाठी को बीजेपी में शामिल कर लिया। हालांकि इसकी स्क्रिप्ट तो तभी लिखी जा चुकी थी जब लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी की चुनावी सभा में त्रिपाठी ने मंच साझा किया था। हाल ही में निकाय चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। नारा भी दिया था कांग्रेस मुक्त नगर निगम का, सफल भी हुई। अब रतलाम और देवास चुनाव से पहले माहौल बनाना था, तो विशाल जनसभा को आयोजित किया गया और जनता के सामने ये संदेश दिया गया कि कांग्रेस विकास विरोधी है। नारायण त्रिपाठी विकास चाहते हैं, तो बीजेपी का दामन थाम लिया। सब इस बात के समर्थक हैं कि नारायण भारतीय जनता पार्टी में आए और यहाँ फिर चुनाव लड़े, तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय पीछे तक बोलिए, उठाइए दोनों हाथ, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं कैसे कैसे समय गुजारा हूं ये मैं जानता हूं। कांग्रेस की जो राजनीति थी, कांग्रेस का जो राजनीतिक कैरेक्टर था, उस समय बहुत दुखी था। नारायण त्रिपाठी पिछले एक साल से बीजेपी नेताओं से मंच साझा कर कांग्रेस को गुस्सा दिलाना चाहते थे, जिससे पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सके और उनकी विधायकी बच सके। लेकिन कांग्रेस ने भी चतुराई दिखा दी। पार्टी से तो नहीं निकाला, बल्कि दल बदल का आरोप लगाकर विधानसभा स्पीकर से सदस्यता ही रद्द करने की मांग कर दी। अब कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस का शुद्धिकरण हो गया। इस तरह के जो भी लोग हैं ऐसी घड़ी में अगर वो चले जाए तो ये अफसोस नहीं, बल्कि एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा वो है। वैसे भी हम विधानसभा में और ना तो वो पिछले इतने दिनों से बैठते थे साथ, ना कुछ लेना देना था। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। निकाय चुनाव में भी दोबारा प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश पर पानी फिर गया। ऐसे में सवाल उठता है कि अगला कांग्रेस का कौन सा नेता होगा जो बीजेपी का दामन थामेगा। मैहर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एजेंडा में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। इसी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैहर से हमारे सहयोगी एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया जी और नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सबसे पहले हम नारायण त्रिपाठी के पास चलते हैं। नारायण त्रिपाठी जी, देर आए दुरुस्त आए, शिवराज के कारण बीजेपी का दामन थामा है या फिर विचारधारा को लेकर के शिवराज की शरण में पहुंचे हैं आप? मैं विचारधारा तो यही कहा, मेरी विचारधारा किसी तरह की साफ सुथरी। और जहां तक शिवराज जी का मामला, तो शिवराज जी एक तरह से हिंदुस्तान की राजनीति में मध्य प्रदेश में अपने को विकास पुरुष के नाम पर स्थापित कर चुके हैं। मुझे राजनीति में धंधा व्यापार नहीं करना, मैं राजनीति में धंधा व्यापार नहीं करता, ना मेरा कोई अपना धंधा व्यापार है मैहर सतना में। मैं अपना धंधा बचाने के लिए आया या आगे भविष्य में धंधा करने के लिए मैं भाजपा में आया हूँ। तो भाजपा में जो आया, शिवराज जी की विकास की सोच को देखते हुए मुझे मैहर क्षेत्र का विकास करना था। और मैं जो कांग्रेस की जो स्थिति कांग्रेस पूरी तरह खाता, कांग्रेस में कोई नेता सुनने वाला, न मानने वाला, न कुछ
कोई जो ऊपर के नेता है वो जमीन को जानते नहीं, किसान को जानते नहीं, गांव को जानते नहीं। मुझको लगा कि दिशाहीन पार्टी में जो रह के करूंगा क्या, तो मुझको मैहर के लोगों ने, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने जिता दिया। इस तरह मुझको कब तक जिताते रहेंगे जब तक मैं अपने क्षेत्र का काम नहीं करूंगा। तो मुझे मैहर के विकास की जरूरत थी, इसलिए मैं भाजपा में गया, इसलिए मैं शिवराज के साथ में गया। मैं आज इस मंच में बताया भी कि शिवराज जी को मैं 2005 से मुख्यमंत्री बना। तो नारायण त्रिपाठी जी, ये मान लिया जाए कि अब आप इस्तीफा देंगे बाकायदा और फिर मैदान में उतरेंगे, वो भी बीजेपी के टिकट से? साल में बहुत पहले भी मैं तय कर चुका था, तो उसी में आया और शरीर से तय कर चुका। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं तो इंतजार कर रहा था कब मुझे शिवराज जी कहते हैं कि बिल्कुल हम तैयार हैं, आज हम तैयार है नारायण जी। तो मैहर में एक उपचुनाव और माना जाए जो झाबुआ और देवास के साथ संभावित तौर पर हो सकता है? चलिए सामने वोट किया, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चलिए आप हमारे साथ नारायण त्रिपाठी जी जुड़े रहिए। हम अपने सहयोगी सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, आज निश्चित तौर पर मैहर में जब निकाय चुनाव में कांग्रेस मुक्त कर दिया प्रदेश को, निकायों को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने, उसके बाद वो मैहर पहुंचे हैं और कांग्रेस का एक विकेट चटका दिया है, उनको अपने पाले में ले आए हैं। क्या सोचते हैं शिवराज की लाइन क्या है? अब वो जनता के बीच में पहुंचे हैं, जन दर्शन के बीच। सुधीर, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद हमारा सुधीर से संपर्क नहीं हो रहा है। नारायण त्रिपाठी जी, अभी आप जुड़े हुए हमारे साथ? जी बिल्कुल होगा। तो नारायण त्रिपाठी जी, क्या मान के चला जाए कि नारायण त्रिपाठी के बाद में अब दिनेश खटीक, ये भी उस लाइन में है जो कांग्रेस में आपके साथ हैं? जो जतारा से विधायक हैं, वो भी आपकी तरह इस लाइन पर आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखिए, मैं इस संबंध में बिल्कुल नहीं जानता। मैं तो आज भी नहीं जानता था मुझे करना क्या है। मैं 2 साल तय कर चुका था जब मैं राजनीति करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में रह करूंगा। सभी जगह गया। आज मुझे आदेश। चलिए नारायण जी, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। सुधीर जुड़ गए हमारे साथ। सुधीर, आज दिन भर आप मैहर में थे, शिवराज सिंह पहुंचे थे, इसके पहले व्यापम को लेकर के बाकायदा एक हल्ला बोला गया था और निकाय जितने हैं उसमें भाजपा का झंडा फहराया है। अब उन्होंने कांग्रेस के घर में सेंध लगाई है। क्या सोचते हैं ये लाइन कहां तक आगे जाएगी? एक बड़ी कामयाबी की जाएगी। हालांकि पिछले 2 चुनाव में पत्र वो सामने आए थे के साथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको घर से लेकर साथ में गए थे और उसके बाद लगातार ये बहस लगाई जा रही थी। चलिए सुधीर जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे। नारायण त्रिपाठी जी भी आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। राघवेंद्र सिंह जी, आप क्या सोचते हैं जिस तरह से शिवराज अब जनता के बीच में पहुंचे हैं? व्यापम एक बड़ा मुद्दा है, दिग्विजय सिंह यहाँ हमले कर रहे हैं, उस पर चर्चा अपन बाद में करेंगे, लेकिन आप शिवराज की लाइन क्या देख रहे हैं? असल में कांग्रेस एक कमजोर घर की तरह हो गई जिसकी ईंटें एक एक कर बिखर रही हैं, और कमजोर घर जब होता है तो जाहिर है कि मैंने जैसे कहा कि चीज़ें टूटती हैं, बिखरती हैं। अभी नारायण त्रिपाठी गए हैं, इसके पहले हमने देखा था विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव था, राकेश चौधरी जो उनके उप नेता हुआ करते थे वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। तो ये सिलसिला अभी नारायण त्रिपाठी के बाद भी आगे चलेगा। जो मुझे सूचना है, जैसे आपने नाम लिया दिनेश खटीक का, लेकिन रतलाम चुनाव आने वाला, रतलाम झाबुआ लोकसभा चुनाव आने वाला है, उस लोकसभा के उपचुनाव में भी कई कांग्रेस के लीडर ऐसे हैं जो भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि एक बार बीच में नाम भी आया था कि कांतिलाल भूरिया जा सकते हैं भाजपा में, हालांकि कांतिलाल मना कर चुके हैं और शिवराज ने भी कहा है कि ऐसी कोई हमारी अभी लेकिन जो भाजपा की रणनीति है वो यही है कि एक एक कर जो कांग्रेस के अच्छे प्लेयर हैं, चाहे वो नारायण त्रिपाठी के रूप में आज भाजपा में शामिल हुए विधायक हो या रतलाम झाबुआ से कांतिलाल भूरिया, ये संभावना अभी खत्म नहीं हुई। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कांतिलाल भूरिया का मामला अभी चल रहा है भाजपा में, और हो सकता है कि चुनाव के एंड वक्त पर इस पर कुछ निर्णय हो और चौंकाने वाली खबर आए। लेकिन जिस तरह से शिवराज जी ने बाकायदा जीत का एक बढ़िया जश्न मनाया, नंदू चौहान अब प्रदेश अध्यक्ष और विनय सहस्त्रबुद्धे ने दिल्ली में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। अब ऐसे में शिवराज की आगे का रोड मैप क्या हो सकता है? शिवराज सिंह का जो रोड मैप है वो हमेशा से स्पष्ट है। वो केवल जनता के बीच में रहना चाहते हैं और जनता के बीच में रहे भी है। चाहे वो सरकार में ना रहकर संगठन में रहूं तो भी वो जनता के बीच से। आप देख लीजिए 12 साल का जो कार्यकाल है, 10 साल का जो कार्यकाल है शिवराज सिंह, ज्यादातर समय वो सरकार की भूमिका में कम, संगठन की भूमिका में ज्यादा रहते हैं। आप देख लीजिए कि नंद कुमार सिंह चौहान
कम सक्रिय हैं उनसे ज़्यादा सक्रिय शिवराज सिंह चौहान है। कारण जो भी हो उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इनको संगठन की भूमिका रास आती है और ये जनता से हमेशा सीधा संवाद बनाए रखते हैं और यही वजह है कि शिवराज सिंह, उनकी खूबी है, यही वजह है कि शिवराज सिंह आज भी जनता के बीच में लाख कांग्रेस के आरोप लगे हों उसके बाद भी लोकप्रिय है और वो लोकप्रियता चुनाव में नजर भी आ रही है। नकारा नहीं जा सकता। जनता की अदालत में शिवराज की लोकप्रियता का आकलन करने के लिए उनके विरोधी भी कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर हो जाते हैं। नगरीय निकाय को कांग्रेस मुक्त करने के बाद टीम शिवराज विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस में सेंध लगाने की जुगत में है, जिसने मैहर से कांग्रेस के चुनाव पर टिकट जीते नारायण त्रिपाठी को आखिर बीजेपी में एंट्री दे ही दी। सवाल उठना लाजमी है, क्या नारायण कांग्रेस से इस्तीफा देंगे तो कब, और यदि देंगे तो क्या बीजेपी ने एक और उपचुनाव का मन बना लिया है? यह कहना जल्दबाजी होगी। झाबुआ और देवास के साथ मैहर में भी उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन यह तय है कि उम्मीदवार बीजेपी की ओर से नारायण त्रिपाठी ही होंगे, जिनकी सदस्यता को लेकर बवाल मचना तय है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे दिग्विजय सिंह ने निकाय चुनाव में मिली बीजेपी की जीत पर आखिर कहा तो क्या कहा। रतलाम विधायक श्री चैतन्य कश्यप की पहल से अवैध कॉलोनी के निवासियों की 30 वर्षों की समस्या का हुआ निदान। 12,000 परिवारों को मिला अधिकार व सम्मान। रतलाम बना प्रदेश का रोल मॉडल। अवैध कॉलोनियों के विकास का कार्य प्रारंभ करने पधार रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का रतलाम शहरवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन। समारोह के अतिथि श्री पारस जैन स्कूल शिक्षा मंत्री, श्रीमती माया सिंह महिला बाल विकास मंत्री, सुनीता यार्दे महापौर, श्री बजरंग पुरोहित भाजपा जिला अध्यक्ष रतलाम। समारोह की अध्यक्षता रतलाम विधायक श्री चैतन्य कश्यप करेंगे। दिनांक 19 अगस्त 2015 प्रातः 11 बजे ITI ग्राउंड सज्जन मिल रोड रतलाम पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तो बात हुई शिवराज के जनदर्शन और नारायण त्रिपाठी के कांग्रेस से मोह भंग होने की। अब बात दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने आखिर कांग्रेस और प्रदेश कार्यालय में छाए सन्नाटे को तोड़ा। निकाय चुनाव में सफाई के बाद हैरान परेशान कांग्रेस और उनके नेताओं के लिए दिग्गी राजा किसी संजीवनी के तौर पर सामने आए, जिन्होंने एक बार फिर व्यापम को लेकर बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का आरोप लगाकर चुनौती दे डाली कि वो इस मामले को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्सेल सीट में की गई हेरफेर के अपने दावे पर कायम रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबे से लेकर दिल्ली के मुद्दों पर खूब राजनीति की। बड़बोलेपन के लिए मशहूर दिग्विजय लगता है निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने जीत पर ही सवाल खड़े कर दिए। बयान दिया कि मतदान के एक दिन पहले तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मतदाताओं को धमकी दी। कई के घर की तलाशी भी ली गई। बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाया। ऐसे में कतई नहीं कहा जा सकता कि जनता ने बीजेपी को व्यापम पर क्लीन चिट दे दी। कई जगह से शिकायत आई कि जो मुस्लिम मोहल्ले थे, कुछ कांग्रेस के समर्थक लोग थे, वोट डले उसके 1-2 दिन पहले उनके घरों पे छापे डाले गए, उनको धौंस दपट दी गई। कांग्रेस महासचिव यहीं नहीं रुके, राज्य सरकार को व्यापम घोटाले पर जमकर कोसा। एसटीएफ की जांच पर भी सवाल उठाए कि एसटीएफ ने ट्रुथ लैब रिपोर्ट को बिना जांच के कैसे गलत कह दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने ये तो स्वीकार किया कि उनके कार्यकाल में नोट शीटों पर नियुक्तियां हुई, लेकिन ये कहने से भी नहीं चूके कि व्यापम की तरह उन्होंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। विधानसभा में कह चुके कि 1000 भर्तियां फर्जी हुई हैं, लेकिन उनके द्वारा सर्टिफिकेट एसटीएफ को दिया गया कि बहुत अच्छा इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, लेकिन
एसटीएफ के किसी अधिकारी ने शिवराज सिंह चौहान से वो नाम नहीं पूछे कि 1000 भर्ती जो फर्जी हुई है उनके नाम तो बता दीजिए। इधर बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है जो कांग्रेस के बड़े नेता पचा नहीं पा रहे। देखिए, दिग्विजय सिंह जो है वो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जो जनादेश मिला है उससे निराश है। वो आज उनके चेहरे से भी टपक रहा था और खास तौर से वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व से और दिल्ली के भी नेतृत्व से बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं और इसीलिए उन्होंने आज उनके पास जब प्रेस में कुछ कहने के लिए नहीं था तो उन्होंने अपने पुराने ही आरोपों को नए तरीके से प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। अब निकाय चुनाव को लेकर भले ही कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाए, लेकिन इन चुनाव में बीजेपी की भारी जीत से ये साफ हो गया कि जनता पर सीएम शिवराज की नीतियों का प्रभाव अभी भी है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा। इस खबर में हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल सिंह कुशवाहा जी। अनिल जी, दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ देखने को मिला, बताएंगे अपने दर्शकों को? देखिए राकेश जी, दिग्विजय सिंह के तेवर आज भी काफी तीखे दिखे। 2-3 बातें कही जो सरकार के लिए चिंता की बात हो सकती है। उन्होंने कहा 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी पेशी है उसमें वो मांग रखेंगे पुरजोर तरीके से कि जो स्टूडेंट और उनके अभिभावक जिनको एसटीएफ ने आरोपी बनाया था और सीबीआई ने उनको आरोपी माना है, तो दिग्विजय सिंह का कहना है कि आरोपी नहीं बल्कि ये पीड़ित है और इनको सरकारी गवाह बनाया जाए। और राकेश जी, अगर पूरे केस को देखा जाए तो इसमें सरकारी गवाह पूरे प्रकरण में है ही नहीं। और अगर दिग्विजय सिंह जैसा वो अपील करने जा रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है तो 1800 सरकारी गवाह होंगे पूरे केस में। तो बड़ा मामला होगा। जिन्होंने पैसा दिया है तो वो कड़ियों से कड़ियां जुड़ेंगे तो मामला निश्चित तौर पर बड़ा हो जाएगा। नंबर दो उन्होंने कहा कि वो इस बात की मांग भी करेंगे कि उनको भी मतलब यानी दिग्विजय सिंह को भी गवाह बनाया जाए क्योंकि उनके पास कई सबूत हैं। अगर सीबीआई इनको भी गवाह बनाकर पेश करती है जैसा सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 1800 लोग भी अगर सीबीआई गवाह बनाए तो निश्चित तौर पर यह बड़ा विस्फोटक कांड हो जाएगा। और दिग्विजय सिंह ने इशारा करके सरकार की चिंता तो निश्चित तौर पर बढ़ा दी होगी। दूसरी बात उन्होंने एक महत्वपूर्ण कही है, जब उनसे सवाल किया गया था उनका कहना है कि हमारी भी एक सीबीआई मध्य प्रदेश में काम कर रही है। उनका इशारा यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें उनके लोग भी हैं जो सूचनाएं दिग्विजय सिंह तक पहुंचाते हैं, यानी उनके लिए सीबीआई का काम कर रहे हैं। सरकार जो करती है वो सारी चीजें दिग्विजय सिंह तक पहुंचती हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं 3 बातें ऐसी उन्होंने बोली है तो सरकार के लिए सिरदर्द हो सकती है। अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राघवेंद्र सिंह जी, जो रिपोर्ट बता रही है, जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, और दिग्विजय सिंह को तो आपने बहुत करीब से देखा है, इस वक्त जब कांग्रेस में सन्नाटा है तब वो मुखर होकर सामने आते हैं और व्यापम को लेकर के वो कहते हैं कि अंजाम तक इस लड़ाई को हम ले जाएंगे। और जो बात अभी अनिल कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि चंद अफसर सरकार चला रहे हैं और चाहे फिर उनका इशारा अपनी दिग्विजय सिंह की अपनी सीबीआई को लेकर के हो या फिर उनका इशारा ये था कि जो उनकी नोटशीट पुराने समय की बाहर लाई जा रही हैं, वो कह रहे थे कि इन अफसरों के खिलाफ हमारी पैनी नजर है और छापे इनके यहाँ मारे जाना चाहिए। आखिर दिग्विजय सिंह कहना क्या चाहते हैं? देखिए, इस पूरे मामले में 2 चीजें उभर के सामने आ रही हैं। एक तो पूरी सरकार अगर कांग्रेस में किसी से डरती है या किसी की चिंता करती है तो वो दिग्विजय सिंह है, क्योंकि उनको मालूम है कि हर बार वो ऐसे तथ्य लेकर आते हैं जो सरकार को मुश्किल में डालते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस किसी से डरती है बीजेपी में तो वो शिवराज सिंह है, क्योंकि उनको मालूम है कि शिवराज सिंह अकेले ऐसे लीडर हैं जिनकी पकड़ जनता में अभी भी बनी हुई है, जबकि वो सरकार में 10 साल से अधिक अवधि से माने हुकूमत कर रहे हैं। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह दोनों एक दूसरे से डरते हैं और दोनों एक दूसरे की पोल खोलने के लिए या चीजें पता करने के लिए अपनी अपनी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां तक दिग्विजय सिंह ने बात कही कि मेरी सीबीआई काम कर रही है या कांग्रेस की सीबीआई काम कर रही है, तो उनका कहना बहुत ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के ऐसे कई अधिकारियों से संपर्क हैं जो सरकार में आज महत्वपूर्ण है और ऐसे कई अधिकारी हैं जो सरकार में तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन उनके अपने संपर्क कांग्रेस में है, कांग्रेस के लोगों से उनकी रिश्तेदारी भी है। और ऐसे लोगों के जरिए ही मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है और ये निशाना अगर कहीं सटीक बैठ गया तो वाकई दिक्कत हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अनिल जी, बीजेपी की ओर से रिएक्शन डॉक्टर हितेश वाजपेयी का देखने को मिला, लेकिन अंदर की खबर क्या है? आज दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी हलकों में क्या खबर रही? देखिए रवि जी, जैसे ही पता था कि दिग्विजय सिंह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, कल ही तय हो गया था। ऐसे में बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई गई थी, उनके प्रवक्ता और कुछ मंत्री
इसको क्रॉस करेंगे और हमला करेंगे। लेकिन रणनीति फिर उनको चेंज करनी आखिर पड़ी। अब ये बीजेपी की रणनीति है कि कल मीडिया में किस तरीके से उसको हाइप मिलता है, सुबह प्रिंट में भी देखेंगे, उसके बाद उनकी आगे की रणनीति बनेगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात और है कि जो बीजेपी ने अब तक जो दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए हैं, दिग्विजय सिंह ने आज उन पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है, उनकी भी हवा निकालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा सरला मिश्रा जो कांड है, उन्होंने कहा ठीक है आप जांच कराइए, जांच को आंच नहीं है, तो उन्होंने खुलकर सरकार को चुनौती दी, आप जांच कराइए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे जो एक्सेल शीट को जो एक्सेल झूठा कह रही थी, अगर झूठा है तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की, क्यों सरकार एफआईआर नहीं करे। नंबर 3 अनिल जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राघवेंद्र सिंह जी, एक छोटा सा कमेंट कि दिग्विजय सिंह लगातार कह रहे थे यदि वो गलत हैं तो उनके खिलाफ फिर पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती, सरकार उनके खिलाफ सिर्फ घेराबंदी करती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश नहीं करती है। क्या कहना चाहते हैं? दिग्विजय सिंह जो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ गलत साक्ष्य पेश किया कोर्ट में तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, यही दिग्विजय सिंह का ट्रम्प कार्ड है। अगर सरकार इस पर मुकदमा दर्ज करेगी तो जांच आगे बढ़ेगी, और जब जांच आगे बढ़ेगी तो दिग्विजय सिंह जो चाहते हैं उसमें वही होगा। कुल मिलाकर मुकदमा दर्ज होते से ही इस जांच की दिशा सिर्फ दिग्विजय सिंह तय करेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि इस जांच में वो सब चीजें सामने आए जो उन्होंने आरोप के तौर पर हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है, और उसमें एक्सेल शीट जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो बताते हैं कि एक्सेल शीट जो है उसी में व्यापम की जान है, अगर वो खुल जाती है। लेकर उन्होंने कहा है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब से ही पूरी जांच करा ली जाए। खैर, दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने रंग में नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए व्यापम के मुद्दे पर अपनी सोच और रणनीति को उन्होंने स्पष्ट कर अपनी टीम शिवराज को यह संदेश देने की कोशिश की कि वो दबाव में नहीं आने वाले, चाहे फिर वो नोट सीट हो या फिर विधानसभा में नियुक्त और एक्सेल सीट में अपने स्टैंड को बदलने की बात हो। जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार चलाने का आरोप लगा करके बिना नाम लिए कुछ अफसरों की जमकर खबर ली, वो भी गौर करने लायक है। इसे राजा की नसीहत मशवरा माना जाए या फिर उनकी खिसेहट, देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी दिग्विजय सिंह के इस स्टंट को कितनी गंभीरता से लेती है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे झीरम घाटी हादसे मामले में गठित जांच आयोग की। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ये तो बात हुई दिग्विजय सिंह की। अब हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां दिल दहलाने वाले झीरम घाटी हादसा मामले की जांच के लिए गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल को एक बार फिर बढ़ाने की तैयारी है। दरअसल जांच आयोग का कार्यकाल 27 अगस्त को खत्म हो रहा है। खबर है कि आयोग ने अभी हादसे पर सरकार की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण भी नहीं किया है। इधर इस मामले में सीएम रमन सिंह ने कहा है कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है, इस पर विचार किया जाएगा। मई 2013 ये तारीख याद आते ही शरीर में सिरहंसी पैदा हो जाती है। एक डरावनी और काली अंधेरी रात का मंजर आंखों के सामने दिखाई देने लगता है, जब बस्तर के झीरम घाटी में नक्सली हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए थे। देश को हिला देने वाली इस घटना के बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में विशेष न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। 28 फरवरी 2015 को कार्यकाल खत्म हुआ तो 6 महीने और बढ़ा दिया गया। फिर भी जांच पूरी नहीं हुई, लिहाजा एक बार फिर आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्वराज एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक जांच आयोग अब तक राज्य सरकार की ओर से आयोग के समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों का परीक्षण ही नहीं कर पाया है। जाहिर है वक्त और रखेगा तो जांच आयोग ने राज्य शासन को पत्र भेजकर कार्यकाल बढ़ाए जाने की बात कही है। इधर सीएम ने इस मामले को प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए विचार करने की बात कही है।
राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को लेकर अब कार्यकाल बढ़ाने को बात सामने आ रही है। वो तो बड़ा निर्णय है, इसमें निर्णय होगा। 26 को क्या है क्या इसका बढ़ाने का? अब उसमें विचार होगा। तो वहीं हर मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस भी कार्यकाल बढ़ाए जाने के पक्ष में नजर आ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा है कि लगातार सुनवाई हो रही है, गवाही भी चल रही है। ऐसे में यदि कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो इसका स्वागत है। गवाही चल रही है और हर महीने उसकी गवाही हो रही है, तो इस मामले में भी बढ़ाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं गवाही पूर्ण हो, क्योंकि अभी तक तो हमें जानकारी में पिछले गवाही में खुद स्वयं उपस्थित था, इसकी तक गवाही हुई है, जबकि अभी और उच्च अधिकारियों की गवाही होना बाकी है। नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के लिए जा रहे काफिले पर हमला किया था, जिसमें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 कांग्रेसी नेता मारे गए थे, जबकि कई घायल भी हुए थे। अब तक कई लोगों के बयान भी हो चुके हैं। जांच आयोग का कार्यकाल भी 2 बार बढ़ चुका है, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं, जिनका जवाब शायद जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकेंगे। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी। रायपुर से इस खबर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे आशीष तिवारी। आशीष, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता दोनों सहमत हैं कि आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह और मकसद क्या है? देखिए, सहमत इसलिए है राकेश जी क्योंकि विकल्प सरकार के पास नहीं है और न केवल विपक्ष के पास है, क्योंकि इस जस्टिस प्रशांत झा की कमेटी जो की गई थी पूरे प्रकरण की जांच के लिए, उस कमेटी ने अब तक सरकारी साक्ष्यों का परीक्षण नहीं किया और विपक्ष की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिस चश्मदीदों की गवाही आयोग को करनी थी उनके गवाह नहीं हुए। सरकार के पास तर्क यह है कि अब आयोग का कार्यकाल इसलिए बढ़ाया जाएगा क्योंकि सरकार ने जो साक्ष्यों को परीक्षण के लिए दिया था उसका परीक्षण किया जाएगा, परीक्षण के बाद पुनर्परीक्षण भी किया जाना है। और विपक्ष की तरफ से आज भूपेश बघेल का भी बयान आया। भूपेश बघेल ने ये कहा कि कई अहम चश्मदीद गवाह पूरे गवाही के दौरान गवाह देने से वंचित रह गए हैं, तो ऐसे में आयोग से ये मांग की जाएगी कि उन लोगों की भी गवाह लिया जाए, क्योंकि ये काफी अहम है पूरे मामले में यदि ट्रांसपेरेंसी वाली रिपोर्ट सामने आनी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने केवल इतना ही कहा है कि अभी उनका पत्र, आयोग का पत्र सरकार को मिला है और सरकार इस पर अभी विचार करेगी। मतलब विपक्ष संतुष्ट है, जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष संतुष्ट है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि जितना टाइम टेकिंग प्रोसीजर इस पूरे आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगेगा, उतना ही फायदा विपक्ष को इस पूरे मामले पर मिलेगा। चलिए राघवन जी, आयोग के कार्यकाल जब भी गठित होते हैं बढ़ते रहते हैं, समय सीमा में तो काम पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन एक मामला गंभीर मामला था। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार और विपक्ष दोनों सहमत हैं कि एक जांच भले ही, इसके माने क्या ये निकाला जाए कि वो जांच की जो दिशा है उससे संतुष्ट है? देखिए, जब ये जांच आयोग बनते हैं, खासतौर से जुडिशियल इंक्वायरी जब होती है, न्यायिक जांच, अक्सर इनका कार्यकाल बढ़ता ही, क्योंकि इसमें जांच बड़ी बारीकी से की जाती है। लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों चाहते हैं कि इसमें सच निकल कर सामने आए। ये घटना बहुत भयावह थी, इसमें कांग्रेस की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, जिसमें बड़े लीडर थे विक्रम वर्मा, वो महेंद्र कर्मा भी थे, आज जैसे नाम दिया कि वीसी शुक्ला थे, नंद कुमार पटेल थे और महेंद्र कर्मा भी इसमें शामिल थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की एक फ्रंट लाइन जो थी वो पूरी साफ हो गई थी। इस वजह से दोनों पार्टी चाहती है कि मामला नक्सलियों से जुड़ा था और कल जो कांग्रेस के साथ हुआ है हो सकता है कि बाद में किसी और पार्टी के साथ हो जाए, तो इसमें जांच पूरी होनी चाहिए और जांच की दिशा मुझे लगता है कि दोनों की ठीक है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों संतुष्ट हैं जांच की दिशा से और वो चाहते हैं कि उसको समय मिलना चाहिए, लेकिन इसका फैसला अभी होना बाकी है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। झीरम घाटी हादसे का पहले भी कार्यकाल बढ़ चुका है, ऐसे में सवाल तो खड़ा होता ही है कि आखिर जांच की दिशा क्या है और समय रहते यदि रिपोर्ट सामने नहीं आ पा रही है तो इसकी वजह क्या है। कहीं इसकी आड़ में सियासत तो नहीं हो रही है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। फिर भी उम्मीद की जाना चाहिए कि हादसे का सच सामने आएगा, वो भी समय रहते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिसकी तलाश में खाक खान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का हुक्म सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें, आखिर कहाँ है वो? कौन है?
हर शनिवार रात 9:30 बजे।